हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीस्टार्ट। मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम बड़े भाई साहब इस पाठ को बड़े आराम से, बड़े प्रेम से समझेंगे। मुझे पर्सनली बड़ा दुख होता है जब लोग स्टोरीज को या हिंदी के जो चैप्टर्स हैं या पोएम है उनको बस ऐसा समझते हैं कि कोई कहानी है और बस कोई 4-5 मिनट में हमें बता दे। कोई जीवन भर सोने की खान में काम करता रहा, जीवन भर काम करता रहा, कभी बाहर नहीं गया। वो जहां देखता उसको बस वो पीला पीला सोना ही दिखता, सोना ही दिखता। जीवन भर सोने की खान में काम करता रहा, पर क्योंकि बाहर की दुनिया से कभी परिचय नहीं था, उस खान के अंदर ही जन्म हुआ और खान में ही जीवन समाप्त हो गया। या मान लो कोई जीवन भर कोयले के खान में काम करता रहा। जहां कोयला होता है वहीं हीरा भी होता है। कई बार कोयले के खान में काम करते करते उसकी कुदाल, किसी जिससे खोदते हैं, उसकी कुदाल किसी बड़े सख्त चीज पे आई, हीरे पे आई। कई बार उसने हीरे को देखा पर वो उसे कभी समझा नहीं। जब वो कई सालों बाद उस काम वाम छोड़ के उस माइन से बाहर गया, तब एक दिन उसको समझ में आया कि मैं जिसके इतने समीप था, ये वही हीरा है जिसे देखने के लिए लोग करोड़ों और अरबों रुपए खर्च करते हैं। ये जो पाठ आप पढ़ेंगे, मुंशी प्रेमचंद जी की जो रचना है, ये पाठ वही हीरा है। बड़े भाई साहब, आपका भी इंटरेस्ट सिर्फ यही होगा कि 10th बोर्ड में अच्छे नंबर लेके आना है। ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा कम समय में मैं आपको ये पाठ बताऊं। देखिए बड़े भाई साहब, पाठ जो है ये कर्तव्यों के बारे में है, ये स्वार्थ के बारे में नहीं है। इसलिए जो स्टूडेंट स्वार्थ की बुद्धि रखते हैं ना कि सिर्फ मेरे नंबर आ जाए, मैं कैसे ये 90% स्कोर कर लूँ, मैं कैसे ये कर लूँ वो कर लूँ, वो इस पाठ का मर्म वास्तव में नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि वो तो सिर्फ पाठ पढ़ने आए हैं ना, वो तो स्वयं स्वार्थी है। जो स्वयं स्वार्थी है वो निस्वार्थ भावना को कैसे, जो खुद कंजूस है वो तो कर्ण जैसे दानी को भी देखकर ये कहेगा कि अरे तो ऐसे ही है, अरे बात घुमा देनी चाहिए थी कि मैंने अर्घ दे दिया, अब बाद में आया, अब मैं नहीं दूंगा, अब मैं कवच कैसे दे दूं। वो तो यही सोचेंगे क्योंकि उनके स्वभाव में ही वही नहीं है। ये पाठ कर्तव्यों के बारे में, कि ये पाठ इस बारे में है कि अगर मैं बड़ा हूं, मैं फेल हो गया, मैं चलूंगा, मुझे मेरा जीवन मेरे लिए नहीं जीना है। वो मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं ना, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही वो जानवर है जो केवल मैं, मेरा ये, मेरा वो, मेरे मार्क्स, मेरे स्कोर, मेरा ये, मेरा वो, जो अपने लिए जिए वो तो पशुवत जीवन जी रहा है। जो एक पल के लिए बलिदान के कुछ नहीं चाहिए। भक्त भी श्रेष्ठ वही है जो भगवान से ही मांगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों के प्रति प्रेम दो, अगर आपको देना है तो। हम मांगने थोड़ी आए हैं। जिससे प्रेम किया जाता है उससे मांगा नहीं जाता, उस पर न्योछावर किया जाता है, उस पर लुटाया जाता है। वो सैनिक, आप कैसे स्टूडेंट हो, वो सैनिक आप में से ही कल को कोई चल के एनडीए क्रैक करेगा, सीडीएस क्रैक करेगा, एफकैट क्रैक करेगा, हो सकता है डिफेंस में जाए। वो सैनिक जो देश पे बलिदान करने जा रहा है, वो ये सोच के गोली खाने नहीं जाता कि मैं जा रहा हूं तो मुझे वीर चक्र मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। नहीं, वो तो प्रेम करता है, इसलिए वो बस न्यौछावर कर देता है, जो होगा देखा जाएगा। ये प्रेमी का स्वभाव है। सर आप ये क्यों बता रहे हैं? ये पाठ दो भाइयों के बारे में है, जिसमें एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई। बड़ा भाई छोटे भाई से बहुत प्रेम करता है, इसलिए वो अपना पूरा जीवन कुर्बान करने के लिए तैयार है कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाया, एक ही क्लास में 10 बार फेल हूं, चलेगा, किंतु मेरा छोटा भाई उत्तीर्ण हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन कभी अपने लिए जिया ही नहीं, वो है बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब उम्र में बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, वो 14 साल के हैं, लेखक 9 साल के हैं, मुझे ठीक से याद नहीं, मैं बताऊंगा, बट उम्र में कुछ 5 साल का ही अंतर है। पर क्योंकि घर में और कोई बड़ा नहीं है, मम्मी पापा साथ रहते नहीं, दादाजी ने बहुत पैसे कमाए थे, हॉस्टल भेज दिया है। हॉस्टल में तो बच्चे अकेले रहते हैं, 9th-10th में भी उस समय अंग्रेजों के ज़माने में हॉस्टल कुछ होते थे, तो भेज दिया है। अब और कोई घर में बड़ा नहीं है, तो बड़े भाई साहब है तो खुद आपसे भी छोटा है। 14 साल के बच्चे 9th में है, आप तो 10th में होते हो। वो आपसे भी छोटा है, या आपकी उम्र का कोई 14 साल का बच्चा है, पर क्योंकि छोटा भाई और घर में और कोई बड़ा नहीं है, वो बच्चा कहीं ना कहीं डरता है, पर उसके बाद भी वो बहादुर बनता है और अपना बचपन कुर्बान कर देता है, क्योंकि उसे अपने भाई की जिम्मेदारी उठानी है। बड़े भाई साहब यूं तो उम्र में बहुत बड़े नहीं है, पर छोटे भाई को संभालने के लिए उनका बचपना, उनका जीवन तिरोहित हो जाता है। और वो मजबूरी में बलिदान नहीं कर रहे, वो प्रसन्नता से बलिदान कर रहे हैं कि यही सही, यही सही, यही सही। इस भावना से इस पाठ को समझने का प्रयास करिए। बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। घर के बड़ों को कई बार अपने आप को उन कामों से भी रोकना पड़ता है जो उनके उम्र के लड़के बेधड़क करते हैं। 14 साल के बच्चे खूब खेलते हैं, 9वीं क्लास का बच्चा है, क्या उसका मन नहीं करता होगा खेलने का? करता होगा, पर वो अपने आप को रोकता है क्योंकि घर में और कोई बड़ा नहीं है। मैं भी खेलने लगूंगा तो मेरा
मेरा छोटे भाई का तो ऐसे ही खेलकूद में मन लगता है, ये तो बिगड़ जाएगा। ठीक है, प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब है जो छोटे ही हैं, है तो छोटे ही, लेकिन घर में उनका एक और छोटा भाई है। उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती हैं। बड़े होने के नाते वे खुद भी यही चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी करे वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करे। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने में उनका बचपन तिरोहित हो जाता है, समर्पित हो जाता है। ये पाठ शुरू होता है, एक छोटा लड़का है जो 5 साल का है, 5 साल का नहीं है, मैंने गलत कहा, वो 9 साल का है, आगे बताऊंगा। एक छोटा लड़का है, उसके एक भाई साहब है जो उससे 5 साल बड़े हैं। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे हैं। कि एक लड़का है, वो बोलता है कि मेरे एक बड़े भाई हैं, हम दोनों में 5 साल का अंतर है। अंतर 5 साल का है, पर क्लास में देखो, तुम मान लो मैं 5th में हूं तो 8th में, क्लास में हम सिर्फ 3 क्लास का अंतर है, लेकिन उम्र में 5 साल का अंतर है। अब ऐसा क्यों? तो वो एक्सप्लेन करते हैं कि मेरे जो बड़े भाई है ना, उनको कोई भी काम ना एकदम मजबूती से करना पसंद है, एकदम तसल्ली से करना। जैसे जब कोई इमारत बनाई जाती है तो उसकी नींव जितनी ज्यादा मजबूत हो उतनी जबरदस्त वो इमारत बनेगी, तो वो नींव मजबूत करने में कई साल देने के लिए तैयार है। तो मेरे बड़े भाई साहब का स्वभाव ऐसा है कि वो एक ही कक्षा में बार बार फेल होते हैं, है ना, एक ही कक्षा में बार बार फेल होते हैं। 1 साल का काम 2 साल में करते हैं, कभी कभी 3 साल भी लग जाते हैं। यानी कि बड़े भाई साहब दोनों की उम्र में 5 साल का अंतर है, पर क्लास में 3 साल का ही अंतर है, क्योंकि बड़े भाई साहब एक ही क्लास में बार बार फेल भी होते हैं। ठीक है, मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे, है ना। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। अब यहाँ रेड मार्क किया है, यहाँ पे वो एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे बोर्ड में, बड़े भाई साहब की स्वाभाविक विशेषताएं क्या है, उनके स्वभाव कैसा है उनका, वो आपसे पूछते हैं। तो बड़े भाई साहब बड़े अध्ययनशील थे, बड़े मेहनती थे, किसी भी काम को बड़े अच्छे से करने में भले ही उसमें कितना ही समय लगे, इसलिए वो एक क्लास में बार बार फेल भी होते थे और फिर भी मेहनत करते रहते थे, ऐसा लेखक का मानना है। हरदम किताबें खोले बैठे रहते, कॉपी पर किताब के हाशिए में। बड़े भाई साहब क्या करते, हमेशा किताब के सामने ही बैठे रहते थे, भले वो कुछ उन्हें समझ आए ना आए, वो हमेशा किताब के सामने बैठे रहते थे, प्रयास करते थे कि पढ़ लूं। जब कभी कभी बहुत ज्यादा बोर हो जाते थे, उस वक्त भी ये नहीं कि बाहर उठ के खेलने चले गए, उस वक्त किताब में ही जो होगा किताब से ही होगा, किताब के ऊपर ही कहीं कोई ड्राइंग बना दी, कभी भगवान का नाम लिख दिया, है ना, जैसे कि राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, राधे श्याम। बड़े भाई साहब तो महान है, हाँ, नॉर्मल संसार में आपको लगेगा कि ये तो एक फेलियर स्टूडेंट है, पर चरित्र से वो महान है। मेरा मानना है भगवान को प्रिय भी होंगे। राधे श्याम ऐसे बार बार लिखना, कभी कोई तितली बना देना, कुछ भी शब्द लिख देना, अजीब सी ड्राइंग्स बनाना, स्क्रिबलिंग कहते हैं, ये सब किया करते थे। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं, यानी कि वो 5th क्लास में थे छोटे भाई, और बड़े भाई 9वीं में। छोटा भाई बताता है कि मेरा मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता। छोटे भाई का स्वभाव ऐसा था, जहां थोड़ा भी समय मिला कॉपी बंद करके बड़े भाई साहब ने कॉपी हल्के से घिसका के फटाफट जाके बच्चों के साथ हॉस्टल में खेलना, पतंगे उड़ाना, गिल्ली डंडा, और उस समय के जो भी खेल होते थे, मैदान में दौड़ना, ये सारे खेल खेला करते थे। ठीक है, और खेलने में तो बहुत मजा आता था, पर ग्राउंड से खेल के कभी ना कभी हॉस्टल के रूम में तो वापस आओगे ही। और जैसे ही बड़े भाई साहब फिर मुझे पकड़ लेते थे, कि उन्हें पता चल जाता था कि ये खेल के आ रहा है, ये तो पढ़ाई किया ही नहीं इसने, मैं पढ़ रहा था और ये चुपके से खेलने भाग गया, तो बड़े भाई साहब अपना रौद्र रूप दिखाते थे और डांटते थे, बार बार यही सवाल पूछते थे, कहाँ थे। और ये सुनते ही कहाँ थे ऐसे करके छोटा भाई कहता है कि मेरे तो प्राण ही सूख जाते थे। मेरे मुंह से पता नहीं ये बात ही कभी क्यों नहीं निकलती कि अरे भैया खेलने गया था, मैं ये कभी बोल ही नहीं पाता। यहां पे बोर्ड एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि छोटा भाई बदतमीज नहीं है, वो अपने बड़े भाई का बहुत ज्यादा सम्मान करता है ना, इसलिए वो बड़े भाई को हृदय से कहीं ना कहीं बहुत मानता है, इसलिए वो बड़े भाई को कभी पलटकर जवाब नहीं देता। ये छोटे भाई की चारित्रिक विशेषता है। आगे बढ़िए, ठीक है। हाँ, और वो स्नेह और रोष से मिले हुए शब्द, यानी कि प्यार से और गुस्से से लेखक को समझाते थे कि बार बार खेलने मत जाया करो। और मैं कहता हूं तुम कितने घोंगे हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। फिर बड़े भाई साहब अपना उदाहरण देते हैं, कितने घोंगे, कितने मूर्ख हो यार तुम पढ़ने के टाइम पे चुपके से खेलने भाग जाते हो, तुम ये क्यों नहीं समझते, अरे कम से कम मुझे देखकर तो सीखो। तुमने कभी मुझे खेलते हुए देखा है? दिन भर में किताबों के सामने ही बैठे रहता हूं, इतनी मेहनत करता हूं, उसके बाद भी एक ही क्लास में 2-2 3-3 बार फेल होता हूं, और तुम्हें क्या लगता है ऐसे ये खेल कूद के तुम पास हो जाओगे? तो बड़े भाई साहब इस तरीके से उसे कहते हैं।
वो उसको ऐसे भी डांटते हैं कि यार हमारे दादाजी की कमाई क्यों बर्बाद कर रहे हो, अगर तुमको पढ़ना नहीं है, खेलना कूद नहीं है तो जाओ गांव चले जाओ ना, वहीं जीवन भर खेलते रहना गिल्ली डंडा। छोटे भाई को बड़ा बुरा लगता है, छोटे भाई को इतना बुरा लगता है कि वो जोश में आ जाता है, बहुत हो गया अब तो मैं पढ़ के ही रहूंगा, चलो हाँ भैया पढ़ूंगा। और उसके बाद वो एक टाइम टेबल बनाता है, 7 बजे उठना, 7:30, 7 से 7:30 नहाना, 8 से 9 ये, 10 से 11, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाता है ना। और उसमें खेलने कूदना क्या है, खेलने कूदने की नहीं, हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे, ऐसा सोच के वो बहुत स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाता है जिसमें खेलने कूदने की बिल्कुल जगह नहीं होती। बट टाइम टेबल बनाना और उस पर चलना वो अलग विषय होता है, तो वो टाइम टेबल बनाने के बाद भी उस पर चलता नहीं है। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। फिर जब उसको बच्चों के अपने साथ के 5वीं क्लास में ना, साथ के बच्चों के खेलने की, बड़े भाई साहब है ना, बड़े भाई साहब आगे की जमात में, ये 5वीं क्लास में, तो फिर जब वो अपने साथ के बच्चों के साथ खेलता है तो उसको कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। तो छोटा भाई टाइम टेबल का तो पालन कभी कर नहीं पाता था, वो 5वीं क्लास में था, बड़े भाई साहब 9वीं क्लास में थे, वो उसको हमेशा डांटते रहते थे कि भाई सुधर जाओ सुधर जाओ, पर वो सुधरता नहीं था। ठीक है, ये एक अच्छी लाइन है। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में, जैसे मृत्यु आनी है, संसार में दुख भी आता है, फिर भी मौत और विपत्ति के बीच में मनुष्य जीवन जीता रहता है। वैसे बड़े भाई साहब डांटते थे, मैं पढ़ नहीं पाता था, लेकिन फिर भी इन सब के बीच में मैं जीवन जीता गया। सालाना इम्तिहान हुए, फिर क्या है कि फाइनल एग्जामिनेशन हुए। अब इस बार ऐसा हुआ कि भाई साहब फिर फेल हो गए, और छोटा भाई बोलता है कि मैं पास हो गया और क्लास में फर्स्ट आ गया। मतलब एक होता है कि पास हो गया, फर्स्ट आ गया, क्लास में अव्वल आ गया। अब तो भाई एकदम हालात ही बदल गए। पहले हमारे बीच में, है ना, कह सकते हो मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। पहले 3 साल का अंतर था कि मैं 5वीं में, वो 9वीं में, तो 6, 7, 8 बीच में। अब मैं 6 में आ गया, वो अभी भी 9वीं में है, तो 7, 8 बीच में। तो पहले 3 साल 3 क्लास का अंतर था, अब केवल 2 क्लास का अंतर हमारे बीच में रह गया है। ठीक है, फिर लेखक के मन में आता है अब थोड़े बड़े भाई को मैं थोड़ा आड़े हाथों लूं कि अरे कहाँ गई आपकी वो घोर तपस्या, दिन भर बैठे रहते थे आप, तो पढ़ाई करते रहते थे, कहाँ हुआ? मेरे को देखिए, दिन भर खेलता भी रहा और फिर भी क्लास में टॉप किया मैंने, आप तो पास भी नहीं हो पाए, है ना। लेकिन उसके बाद भी बड़े छोटा भाई कहीं ना कहीं ये सब मौज में तो था, लेकिन फिर भी वो बड़े भाई साहब से उसने बदतमीजी नहीं की। हालांकि छोटे भाई ने अपने रंग ढंग से ये एकदम बता दिया था कि भाई साहब अब मैं कुछ कह नहीं रहा, पर अब मैं आपकी ज्यादा इज्जत नहीं करता, क्योंकि खेलते कूदते हुए भी मैं तो टॉप कर गया और आप तो पास भी नहीं हुए, है ना। अब बड़े भाई साहब ने इस बात को समझ लिया कि इसको थोड़ा घमंड हो गया है। बड़े भाई साहब की बुद्धि बड़ी तीव्र थी। ठीक है, भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था, भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। भाई साहब की चारित्रिक विशेषता में आप ये भी लिख सकते हैं, उनकी बुद्धि तीव्र थी। एक बार फिर जब वो लेखक खेल के आ रहे थे तो भाई साहब ने फिर उसे पकड़ा और फिर डांटा कि तुम्हें घमंड हो गया है ना। भाई साहब समझ चुके थे घमंड में आ गया है, तुम्हें घमंड हो गया है ना। अरे घमंड तो रावण जैसे बड़े बड़े महाबलियों का नहीं रहा, तुम्हारा क्या घमंड रहेगा। हिरण्याकश्यप क्या वरदान मांगा, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। ये उदाहरण बुक में नहीं है, मैं दे रहा हूं। ना दिन में ना रात में, ना घर के बाहर ना घर के अंदर, ना देवता मारे ना मनुष्य मारे ना असुर मारे, है ना। ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। किसी क्या क्या वरदान मांगा, ना आकाश में मरूं ना धरती में मरूं। इतना दिमाग लगाया, अहंकार किया, फिर भी पतन हो गया। रावण, है ना, चलत दशानंद डोल, जब दशानंद चलते तो डोला धरती हिलती थी, उसके बाद भी क्या हुआ, पतन हो गया। आप समझ रहे हो। तो उदाहरणों से उसे समझाते हैं कि ज्यादा अभिमान मत करो, अभिमान करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जब गिल्ली डंडा खेला जाता है तो कई बार वो कहते हैं ना, अंधे के हाथ में बेट लग गई। वो गलती से क्या होता है कि गलती से आपने जैसे गिल्ली उछाली और ऐसे डंडा घुमाया, गलती से लग गया। तो अब एक बार यार तुक्का लग गया, अंधे की लाठी एक बार लग गई तो बार बार नहीं लगेगी, तो तुम थोड़ा जरा संभाल के जाओ। जब मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों तले पसीना आ जाएगा। इसके ऊपर भी यहाँ रेड कलर से, यहाँ पे भी सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन पूछ सकती है। मैंने एक क्वेश्चन देखा था ऐसा कि बड़े भाई साहब अपनी पढ़ाई का विवरण कैसे करते हैं, तो वो बताते हैं कि उनकी पढ़ाई में ऐसा है ना, जब वो 8th क्लास में तुम आओगे तो इतिहास में जैसे सारे अंग्रेजों के नाम एक ही है। अरे जैसे लुई द 14, लुई द 15, लुई द 16, हेनरी 4, हेनरी 5, हेनरी 6, दूसरे नाम ही नहीं है। अरे हमसे पूछते तो हम 10 लाख नाम दे देते। ऐसा बड़े भाई साहब कहते हैं। ठीक है, कौन सा कांड किस हेनरी में हुआ, किस समय हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी हेनरी 4 में हुआ था, हेनरी 3, 4 की जगह 3 किया तो नंबर चले गए। ऐसे वो अपने बारे में बताते हैं। वो ये भी बताते हैं कि एल्जेब्रा में क्या होता है कि आपने अगर अ ब ज को ज ब लिख दिया तो आपके सारे नंबर चले जाएंगे। जब तुमने दाल भात रोटी खाई या रोटी दाल भात खाई, बात तो एक ही है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता।
बड़े भाई साहब ये भी बताते हैं, एक तरीके से ये एजुकेशन सिस्टम पर कटाक्ष है। इस तरीके से सवाल पूछ सकते हैं कि जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है हमारा, उसमें अंग्रेजों के नाम याद कराने पड़ते हैं और उन ससुरों के सबके एक ही नाम है, खाली नंबर चेंज होता है। एकदम सीक्वेंस में बताओ कि नहीं इसके बाद क्या हुआ, अरे किसी भी सीक्वेंस में बताओ, दाल भात रोटी या रोटी भात दाल एक ही बात होती है। साथ ही साथ तो ये भी कहते हैं कि जैसे कोई इशू आता है, जैसे समय की पाबंदी, टाइम की इंपॉर्टेंस पे 4 पेज का निबंध लिखो। अब टाइम की इंपॉर्टेंस पे 4 पेज का निबंध लिखना है, क्या ये टाइम वेस्ट करना नहीं है? जो बात सीधी कही जा सकती है कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, समय की पाबंदी होनी चाहिए, समय बहुत महत्वपूर्ण है, व्यक्ति को समय का पाबंद होना चाहिए, अरे सीधी सी बात पे 4 पेज का निबंध लिखना है, तो ये समय की पाबंदी है या समय की बर्बादी? समय को बर्बाद करके कह रहे हो कि समय की पाबंदी पर निबंध लिखो। तो ये सब क्या है, जो अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो इन पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हो, जो एजुकेशन सिस्टम पर कटाक्ष किया है बड़े भाई साहब ने। ठीक है, अंत में वो यही कहते हैं कि देखो मैं लाख फेल हो गया हूं, मैं बार बार फेल हो गया हूं, लेकिन मैं फिर भी तुमसे बड़ा हूं, मुझे तुमसे संसार का अधिक अनुभव है। एक बार फिर सालाना इम्तिहान हुए। अब इस बार ऐसा संयोग हो गया कि फिर से बड़े भाई साहब फेल हो गए और लेखक फिर पास ही नहीं, एक बार फिर से लेखक ने टॉप किया। तो अब पहले अंतर 2 क्लास का था, अब दोनों के बीच सिर्फ 1 क्लास का अंतर रह गया, यानी कि लेखक है 7th क्लास में, बड़े भाई साहब है 8th क्लास में। आप समझ रहे हो, 8 नहीं सॉरी 9th क्लास में, यानी कि 1 क्लास का अब केवल अंतर रह गया दोनों के बीच में। ठीक है, अब जो है, अब तो बड़ा, अब छोटे भाई कहते हैं कि बड़े भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, एकदम जी जान लगा कि मेरे भाई ने परिश्रम किया, मैं साक्षी था, पर फिर भी बड़े भाई साहब पास होना तो छोड़िए साहब, फेल हो गए, फिर से फेल हो गए। ठीक है, 10 बजे रात तक, इधर 4 बजे भोर से, सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक पढ़ते थे, कहीं खेलने नहीं जाते थे, फिर भी नहीं, है ना। मुद्रा कांतिहीन हो गई थी मगर बेचारे फेल हो गए, एक ही मुद्रा में बैठ बैठ के वैसे ही उनका शरीर अकड़े रहता था, फिर भी वो पास नहीं आए। ठीक है, नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े, बड़ा भाई रो पड़ा, मैं भी रोने लगा। ये पाठ इसी के बारे में है। जिसने इस पाठ को पढ़ते वक्त कुछ महसूस नहीं किया, उसने वास्तव में ये पाठ पढ़ा ही नहीं है। बड़े भाई रो पड़े। देखो बड़ा भाई पूरा प्रयास कर रहा है, हम और आप, अरे आप में बहुत प्रतिभा है, आपसे बात कर रहा हूं, आप प्रयास नहीं कर रहे। और एक वो है जो प्रयास कर करके थक गया, फपक फपक कर रो रहा है कि मैं क्या करूं, मैं तो पूरा प्रयास कर रहा हूं, मैं चाहता नहीं हूं फेल होना, एक बार तो मैं पास हूं लेकिन मैं नहीं हो रहा। पर फिर भी ये पाठ धर्म के बारे में है कि बड़े भाई साहब इतना सब कुछ होने के बाद भी अपना धर्म नहीं छोड़ते। जब कोई तुमसे 10 रुपए मांगे, सोना मांगे, चांदी मांगे, दे देना अलग बात है, पर जब कोई अपने चर्म का हिस्सा मांगे तो देना अलग बात है। मैं नहीं कहता कि आप वैसा करो, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि आप जिस सभ्यता में बैठे हैं वो किन महान लोगों की सभ्यता है। यहाँ पे विचार नहीं किया जाता। शरण में कबूतर आ गया और बाज ने कहा खाना है, तो अपने शरीर से, उदाहरण देख लेना इतिहास में, कबूतर के वजन का मांस निकाल के दिया। ये पाठ कायरों का नहीं है, हार गए तो हार गए, लेकिन नियम नहीं छोड़ सकते। जिसे मैंने अपना धर्म समझा, मैं उस धर्म का उल्लंघन नहीं करूंगा। बड़े भाई साहब 50 बार फेल हो गए, रो रहे हैं, लेकिन क्या इसके बाद उनकी हिम्मत टूट गई? नहीं, वो ये जानते हैं कि मैं परीक्षा में फेल हो गया, पर बड़े भाई होने के नाते फेल नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरा ये कर्तव्य है कि छोटे भाई के सामने अच्छी मिसाल रखूं। और वो अपना ये काम निभाते हैं, वो रोने लगते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। अब दोनों के बीच में केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया। ठीक है, छोटे भाई को भी लगता है कि शायद वो मुझे बार बार डांटते थे, घमंड करने से बचाते थे, रावण वगैरह का उदाहरण देके, इसलिए शायद मैं पास हो जाता हूँ, मैं बड़े भाई की कृपा से पास हो रहा हूँ, अपनी मेहनत से नहीं। ठीक है, बड़े भाई अब नर्म पड़ गए थे, अब ज़्यादा डांटते नहीं थे, उन्हें भी शर्म आती थी इस बात पे। ठीक है, और अब धीरे धीरे लेखक को भी लगा कि हाँ बड़े भाई साहब ने डांटना बंद कर दिया, अब कौन है पूछने वाला, चलो जी भर के खेलो। खेल कूद में लेखक भी, छोटा भाई भी बड़ा टाइम व्यतीत करने लगा। एक समय ऐसा हुआ कि वो छोटा भाई पतंग, कनकौआ उड़ाना उसको कहते हैं, पतंगबाजी खेल रहा था। अब किसी ने किसी की पतंग काटी होगी, अब कटी पतंग लूटने के लिए सब लोग दौड़ते हैं कि जिसके हाथ में कटी पतंग आ गई वो पतंग उसकी। तो अब सब लोग दौड़ रहे होते हैं, कोई आसपास नहीं दिख रहा होता, सारे बच्चों की दृष्टि केवल उस पतंग पर होती है, केवल उस पतंग के ऊपर होती है, दौड़ रहे होते हैं। अब लेखक को पता नहीं चला, रास्ते में बड़े भाई साहब शायद बाजार से लौट रहे होंगे, वो मिल गए, उन्होंने लेखक का हाथ पकड़ लिया और फिर लेखक को गुस्से से डांटा। ठीक है,
कि तुम ये क्या इन लड़कों के साथ, इन बाजार के लड़कों के साथ क्या तुम ये सब कर रहे हो, है ना। तुम्हें अभी इतना भी समझ नहीं आ रहा कि अब तुम छोटी क्लास में नहीं, अब तुम 7th 8th क्लास में आ गए हो, मुझसे एक ही क्लास छोटे हो, है ना। अब तो तुमको पढ़ाई करनी चाहिए, तो है ना। तुम अपनी जमात का ध्यान नहीं रख रहे, तुम 8वीं में आ गए हो। एक ज़माना था जब 8th क्लास में, 8th पहले होता था भारत में अंग्रेज़ों के समय में कि 8th क्लास जिसने पास कर लिया वो हेडमास्टर बन सकता है। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन तो बहुत बड़े बड़े कोई विरले लोग होते थे। 8th क्लास पास करके आप बड़े बड़े न्यूज़पेपर के एडिटर बन जाते थे, और तुम 8वीं क्लास में आ गए हो और अभी भी ये बच्चों की तरह कनकौए उड़ा रहे हो, ये सब करने। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ, भले मैं फिर फेल हो जाऊं और तुम मेरी ही क्लास में आकर बैठ जाओ, मेरी क्लास में आके बैठना छोड़ो, तुम आगे बढ़ जाओ, मैं जीवन भर 9वीं में रहूं तो 10वीं 11वीं कर लो, एमए कर लो, पीएचडी कर लो, उसके बाद भी मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं तुमसे, इसे तुम क्या भगवान भी नहीं बदल सकते। ऐसे बड़े भाई साहब कहते हैं मैं तुमसे बड़ा हूं 5 साल, इसलिए मुझे तुमसे जीवन का अधिक अनुभव है। वो अनेकों उदाहरण देते हैं। वो उदाहरण देते हैं कि जैसे देख लो कि मान लो तुम बहुत पढ़े लिखे हो, दादाजी भी 8th पास नहीं होंगे, तुम 8th पास हो गए हो, 8th पास हो जाओगे, 8वीं कक्षा में आ गए हो, पर अगर मैं बीमार पड़ गया तो तुम मुझे नहीं संभाल पाओगे, तुम्हारे पास अनुभव नहीं है। वो एक और उदाहरण देते हैं कि जैसे उनके एक हेडमास्टर साहब हैं, हमारे स्कूल के हेडमास्टर साहब को देखो, एमए किया है, बीए यानी कि 12वीं के बाद बैचलर करने के बाद मास्टर किया है, बीए के बाद एमए। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 1000 रुपये उस समय तनख्वाह बहुत होती है, लेकिन उनके घर का इंतजाम उनकी बूढ़ी माँ करती है। वो एक और उदाहरण देते हैं कि जैसे हमारे जो हेडमास्टर साहब है, हेडमास्टर साहब जो है वो खुद अपने घर का खर्च नहीं चला पाते, बड़े बहुत एजुकेटेड है, एमए किया है उस ज़माने में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, फिर भी उनकी बूढ़ी माँ को उनसे अधिक अनुभव है, इसलिए वो घर के खर्चे अच्छे से चला लेती है और कुछ पैसे उसमें से बचा भी लेती है। ये होती है अनुभव की बारी। तुम यो ना मानोगे तो मैं इसका प्रयोग भी करूँगा। वो थप्पड़ दिखाकर कहते हैं मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही है, ठीक है, लेकिन तुम्हें ही सुनना होगा। यहाँ पर बड़े भाई साहब का वो रूप दिखाई देता है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, सिर्फ इसलिए कि छोटे भाई का जीवन सुधर जाए, संवर जाए। वो अपना जीवन बलिदान कर चुके हैं, मेरा जीवन तो मेरे लिए है ही नहीं। ये पाठ इस बारे में है, ठीक है। मैं उनकी नई युक्ति के सामने नतमस्तक हो गया। भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा हरगिज़ नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है। ये हैं आपके बड़े भाई साहब, है ना। उस वक्त क्या होता है, लास्ट में चैप्टर में बड़े भाई साहब का बचपना देखने के लिए मिलता है। संजोग से जो पतंग कटी होती है वो बड़े भाई साहब के ऊपर से ही उड़ के आ रही होती है। तो बड़े भाई साहब जो है दौड़ते हैं, और क्योंकि बाकी बच्चों से हाइट में थोड़े बड़े थे तो कूद करके उस पतंग को पकड़ लेते हैं और दौड़ते हुए हॉस्टल की तरफ जाते हैं। तो इस पाठ का अंत इस तरीके से होता है कि बड़े भाई साहब के अंदर भी बचपना है, वो बचपना कभी कभी बाहर आता है, पर एक बड़ा भाई जो खुद डरता है पर डर से अपने आप को बाहर रखता है कि छोटा भाई का जीवन संवर ना जाए। एक ऐसा भाई जिसने अपने लिए जीवन जिया ही नहीं। आप अगर नॉर्मल दृष्टि से देखोगे तो कोई सफल जीवन थोड़ी है कि एक ही क्लास में बार बार फेल होता रहा, फेलियर स्टूडेंट है। अक्सर हम जैसे लोग तो शायद बात भी नहीं करे, बार बार फेल होता है, जज कर ले। पर यही पाठ इस बारे में, इस सभ्यता में आप कितने महान हैं, आपकी कीर्ति कितनी है, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप धर्म से चले या अधर्म से, आपका चरित्र कैसा था, आपके जीवन का उद्देश्य कैसा था, ये मायने रखता है। और यही इस सभ्यता को, इस पाठ को और भारत को महान बनाता है। स्टूडेंट्स, ये था बड़े भाई साहब। मैं हूं शुभम गुप्ता। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज्ञान के साथ गुण भी सीख करके गए होंगे। आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।